चलिए देखिए, हमने पिछले क्लासेस में ड्रोन के बारे में पढ़ा कि ड्रोन क्या होता है, कैसे वो काम करता है, कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप से उसको अलग अलग प्रकार में हम लोग बांटे हैं। ठीक है, यानी जो बेसिक बेसिक बातें था वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जब आप ड्रोन को ऑपरेट करोगे, उसको चलाओगे, उसको उड़ाओगे, तो उड़ाने के लिए ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी ले जाकर के उड़ा दोगे। जैसे आपके पास 4 व्हीलर होता है, बाइक होता है, 8 व्हीलर होता है। मान लो कि आपके पास बहुत बड़ा वैन है, चलो साइकिल ही मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या कि आप साइकिल को कहीं भी चला के जाओगे, किसी के घर में घुसा करके पार कर दोगे, किसी के दूसरे के सड़क पे चले जाओगे, किसी दूसरे के सीमा के अंदर चले जाओगे? नहीं। हर चीज का नियम होता है। जब आप सड़क पे साइकिल चलाते हो तो उसके भी नियम है। ऐसा नहीं है कि सड़क सारा का सारा आपका हो गया, आप सड़क पे कहीं भी चलाओगे। कहने का बस मतलब इतना है कि जब भी कोई आप व्हीकल को ऑपरेट करते हो, राइड करते हो, ड्राइव करते हो, तब उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, नियम कानून होते हैं, और उसके लिए एक संस्था होती है जो वो संस्था नियम कानून बनाती है। हालांकि जितने सारे आपके व्हीकल है आपके ही हैं, आपने अपना पैसा देकर के ही उसको खरीदा है, फिर भी आपको नियम कानून मानने होंगे। और नियम कानून कौन तय करेगा? तो जहां आप रहते हैं वहां की सरकार तय करेगी, यही ना। उसी प्रकार से हम ड्रोन के केस में देखेंगे कि ड्रोन जब आपने बनाया, ड्रोन आपने खरीद लिया, तो आप तो बोलोगे कि मेरा ड्रोन है, हम कहीं भी उड़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ड्रोन को ऑपरेट करने के कुछ नियम हैं। ड्रोन को कैसे ऑपरेट करना है, कितना तक ऑपरेट करना है, कहां ऑपरेट करना है, इसके लिए कुछ क्या होते हैं, नियम कानून होते हैं। और ये नियम कानून कौन बनाता है? तो उस देश की संस्था बनाती है। क्लियर हुआ? तो आज के लेक्चर में उसी नियम और कानून के बारे में हम लोग समझेंगे, नियम के बारे में समझेंगे, और उस संस्था के बारे में समझेंगे कि वो कौन सी संस्था है जो वो नियम कानून बनाती है, और उसके अंदर रह करके ही आपको क्या करना है, ड्रोन को ऑपरेट करना है, ड्रोन को उड़ाना है, ड्रोन को चलाना है। क्लियर हो बात? तो आज के लेक्चर में यही नियम और रूल्स रेगुलेशन के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो टर्म है वो टर्म है कौन सा टर्म है? वो टर्म है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। ये ना एक संस्था का नाम है, लेकिन ये भारत का नहीं है। चूंकि आपके सिलेबस में मेंशन था तो इसके बारे में भी हमको चर्चा करना पड़ा। तो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? तो ये ना एक संस्था है, लेकिन ये भारत का नहीं है, बल्कि कहाँ का है? कहाँ का है? यूएस का है, अमेरिका का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। वहां का एक संस्था है। किस प्रकार का संस्था है? तो ये संस्था जो व्हीकल को, और कौन से व्हीकल को, उड़ने वाले व्हीकल को। अब उड़ने वाले में सारे आ जाएंगे, ड्रोन आ जाएंगे, हेलीकॉप्टर आ जाएगा, प्लेन आ जाएगा, स्पेस क्राफ्ट आ जाएगा, जितने सारे, मिसाइल भी कभी कभी उड़ते हैं, उन सब को ऑपरेट करने के नियम कानून जिस संस्था के द्वारा यूएसए में बनाया जाता है, उस संस्था का नाम है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, द लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी ऑफ यूएसए गवर्नमेंट विच रेगुलेट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ सिविल एविएशन। यानी जितने सारे उड़ने वाले इक्विपमेंट से रिलेटेड है, उन सब का रूल रेगुलेट जो भी तैयार करता है, वो संस्था, यूएसए का संस्था को क्या नाम बोलते हैं? फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन नाम है। क्लियर हुआ? अब ये कौन कौन से काम करता है, क्या क्या काम कर सकता है, सारा के सारे के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिर FAD क्या हुआ? FAD क्या है? तो एक संस्था है, लेकिन ये भारत का नहीं है। तो ध्यान से सुनना, अभी हम ना यूएसए वाला पढ़ रहे हैं, लेकिन जस्ट इसके बाद भारत में कौन ऐसा एजेंसी है, कौन ऐसा संस्था है जो रूल्स रेगुलेशन बनाती है, और वो और कौन कौन सा काम करता है, और वो कौन कौन नियम कानून है जो आपको मानना होगा। किस लिए?
तो आप अगर ड्रोन को ऑपरेट करना चाहते हो तो, ठीक है। ये कुछ संस्था है उसी के बारे में। तो सबसे पहले FAA के बारे में, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमने बताया ये यूएस का संस्था है। आगे ये सबसे पहला बना कब, तो ये सबसे पहले बना क्रिएटेड इन अगस्त 1958 में, ठीक है। इससे पहले भी उसका नाम होता था FAA रिप्लेस द सिविल एरोनॉटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, पहले इसका नाम था क्या, CAA, ठीक है। अब उसको रिप्लेस करके नया नाम दिया गया, तब से इसका नाम हो गया क्या, FAA, ठीक है। ये एजेंसी बना कहाँ का, हाँ, ये जितने सारे नियम कानून होते हैं, जितने सारे नियम कानून रिलेटेड से, अब समस्या होता है कि आप अपने देश में उड़ने के लिए नियम कानून बनाओगे, दूसरे देश का नियम कानून बना दोगे क्या, नहीं, लेकिन दूसरे देश से बात विचार करके आप नियम बनाओगे ना। आपको एक देश से दूसरे देश में हेलीकॉप्टर के माध्यम से, प्लेन के माध्यम से, जिस भी माध्यम से जाना हो, तो आप डायरेक्टली किसी दूसरे के सीमा में, किसी दूसरे के बाउंड्री में आप नहीं एंट्री करवा सकते हो, तो इसके लिए उससे बात करना होता है। तो ये काम भी कौन करता है, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, कहां के लिए, यूएसए के लिए, ठीक है। अब चलो आगे देखो और कौन कौन सा काम करता है। हालांकि हमने ना जो सारा ये काम करता है उसको हमने नोट्स बना दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, बाकी आप नोट्स से कंप्लीट करना, ठीक है। चलो मेजर फंक्शन क्या है, सबसे पहला है कि रेगुलेटिंग यूएस कॉमर्शियल स्पेस ट्रांसपोर्टेशन, सुनना ध्यान से, कॉमर्शियल स्पेस। अब स्पेस कहने का मतलब क्या होता है आपको ही पता है, कॉमर्शियल कहने का मतलब होता है इकोनॉमिक पर्पस से, जैसे कोई रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, तो रॉकेट लॉन्च होने का दो पर्पस होता है, एक तो पैसा कमाना होता है और एक अपना कंट्री को डेवलप करना होता है उसके अकॉर्डिंग। तो यानी सबसे पहला रेगुलेटिंग किसको करेगा, तो स्पेस में भेजने के लिए भी रेगुलेशन यही करेगा। हालांकि इसके और भी पार्ट है, जो आप लोग नासा का नाम सुने हुए उसे का, वो स्पेशल इसके ही पार्ट आते हैं। नासा एक स्पेशल संस्था हो जाती है जो स्पेस के ही हो जाता है। चलो यहां पे देखो, अगला है रेगुलेटिंग एयर एविएशन फैसिलिटी जियोमेट्रिक एंड फ्लाइट इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड। कहने का मतलब बस इतना है, ये नेविगेशन बताता है कि आपको कौन से रास्ता से होकर के जाना है। नेविगेट करने का मतलब रास्ता बताना ही होता है। आप प्लेन लेकर के जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि प्लेन आपको लगता है कि आसमान में है तो हम कहीं पे भी उड़ा के लेके चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्लेन में भी, आसमान में भी उड़ने के क्या बने हुए हैं, रास्ता बने हुए हैं, तो उसको भी रेगुलेट करने का काम कौन करता है, यही करता है, ठीक है। उसके बाद है इनकरेजिंग एंड डेवलपिंग सिविल एरोनॉटिक्स, और क्या है, इंक्लूडिंग न्यू एविएशन टेक्नोलॉजी। जैसे आप लोग सुने होंगे कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है तो पुराने प्लेन को, पुराने इक्विपमेंट को काम नहीं लिया जाता है और नया नया टेक्नोलॉजी को, इंप्रूवमेंट को करके लाया जाता है। अब जरा सोचो, आपके पास ना 1997 वाला बाइक होता और आप उसी को रगड़ रगड़ के, मरम्मत करा करा करके क्या करते, ऑपरेट करवाते, ठीक है, आपका पैसा बचता। लेकिन गलती से, अगर गलती से भी एक्सीडेंट हो जाता तो आपको समस्या होता कि नहीं। तो ये सब ध्यान में रखना होता है, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो कुछ ना कुछ उसमें डेवलपमेंट होता है और उस चीज को इंप्लीमेंट करना होगा आपको, और इंप्लीमेंट करने के लिए आपको गवर्नमेंट क्या करेगी, इंकरेज करेगी आपको कि आप ना नया वाला यूज करो, पुराने वाले में कुछ डिफेक्ट हैं या ज्यादा समय की वजह से डिफेक्ट हो गया है, या जो नया वाला आया है वो ज्यादा इको फ्रेंडली है। इस प्रकार से इनकरेज करना, और इनकरेज तो कर रहे हैं लेकिन डेवलप करेंगे तब ना, तो डेवलप करने के लिए भी इनकरेज करना, ये सारा किसका काम है, उसी का काम है। उसके बाद है इशूइंग, सस्पेंडिंग, रिवोकिंग पायलट सर्टिफिकेट। जैसे आप लोग सुने हो पायलट बन गया, अब पायलट बन गया, कौन कहेगा कि ये पायलट है, किसको कहने से आपको पायलट का जो सर्टिफिकेट है वो मिलेगा, कौन बोलेगा, हम बोल दे कि हाँ आप पायलट है तो हो जाएंगे, नहीं, आपको ना सरकार का वो संस्था है वो आपको मान्यता देगी कि हाँ आप पायलट हैं, और इसके लिए जो भी उसका जो काम होता है वो बकायदा आप काम करेंगे तब आपका। लेकिन ये काम कौन करेगा, तो वही संस्था जो आपको रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। आगे जरा देखो, अगला क्या है, रेगुलेटिंग सिविल एविएशन टू प्रमोट ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी। यूनाइटेड स्टेट का है इसलिए वहां का सारा लिखा हुआ है, ठीक है। आगे मतलब कहने का मतलब जो भी उससे रिलेटेड आपके दिमाग में जो बातें आ रहा है, लेकिन किससे रिलेटेड होना चाहिए, किससे रिलेटेड हो, तो वो उड़ने वाला से रिलेटेड, ठीक है, उड़ने वाला से रिलेटेड। मतलब जैसे आप प्लेन में जाते हो तो आपको प्लेन में कोई समस्या होती है तो आप कंप्लेन करते हो, आपको जो अच्छा लगता है आप फीडबैक देते हो, तो इन सब का रिस्पॉन्स किसके पास जाता है, तो उसी संस्था के पास जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कहां के लिए, और भी जो सारे इसके काम है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है।
हम सारे पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? चलो देखो, अब ये जो FAA है, FAA ये अकेला काम नहीं करता है। जैसे कोई देश को चलाने के लिए हम लोग ना उसको कई पार्ट में तोड़ देते हैं। जैसे हम लोग ना भारत में एक देश है, उसको अच्छे से बेहतर से ऑपरेट करने के लिए कई सारे स्टेट में तोड़ा हुआ है, स्टेट में बांटा हुआ है। फिर उस स्टेट को अच्छे तरीके से ऑपरेट करने के लिए, स्टेट को ऑपरेट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट में बांटा हुआ है। उसी प्रकार से चूंकि इसका संस्था बड़ा है, तो इस संस्था को बेहतर तरीके से ऑपरेट करवाने के लिए संस्था भी कई सारे फंक्शन करते हैं और उस फंक्शन का अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है। ठीक है, तो यही बांटा हुआ है। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला जो है एयर ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन, ATO। ये क्या काम करता है? एयर ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ना एयर ट्रैफिक, नाम से पता चल रहा है, ट्रैफिक आपने सड़क पर देखा होगा, लेकिन हवा में भी ट्रैफिक होता है। हवा में जो उड़ेगा उसके लिए ट्रैफिक होगा। तो जब आप हवा में उड़ते हो, तो हमने अभी अभी आपको बताया कि उड़ने के लिए भी ना एक रास्ता बना होता है, तो उस रास्ते पे ही आपको जाना है। क्लियर है बात? तो रास्ता कौन बताएगा? उस रास्ता को दिखाने का काम से रिलेटेड जो काम करेगी संस्था, वो क्या कहलाएगी? ATO, एयर ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इसमें सारा डिटेल है। उसके बाद कौन सा है? दूसरा इसका संस्था है एविएशन सेफ्टी। जब आप जाते हैं कहीं प्लेन से, तो ये प्लेन ना उसकी सेफ्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि हाँ आप सेफ, आपको जहां से जा रहे हो और जहां को जाना है वहां तक सेफ पहुंचाया जाएगा। अनहोनी की अलग बात है, तो इसके रिस्पॉन्सिबल कौन होगी? वो संस्था होगा। वो आपसे पैसा अगर ले रही है तो उसके लिए वो संस्था रिस्पॉन्सिबल है कि आपको जहां से ले जाना है और वहां तक छोड़ेगी। अगर खुदा ना खास्ते कुछ होता है तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल वही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हो। दुर्घटना कब नहीं होगा? जब यह संस्था जो दुर्घटना के कारण हो सकते हैं उसको पहले से दूर करेगी। और दूर करने के लिए ये क्या है? संस्था। यानी सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए जो जो नेसेसरी कंडीशन होंगे, टर्म एंड कंडीशन, वो पहले से होना चाहिए। और ये देख रेख करने का काम कौन करेगा? एविएशन सेफ्टी। ठीक है, इसी प्रकार से और कौन सा संस्था है? तो और संस्था है एयरपोर्ट्स। अब एयरपोर्ट, जैसे प्लेन को लैंड करवाने के लिए एयरपोर्ट का रिक्वायरमेंट होता है, प्लेन को लैंड करवाने के लिए एयरपोर्ट का रिक्वायरमेंट होता है। अब एयरपोर्ट कौन बनाएगा? आप बनाओगे? नहीं। जैसे साइकिल चला होता है, साइकिल चलाने के लिए ना एक छोटा सा पतला रास्ता पे चला लेते हो, उसके लिए जरूरी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एयरपोर्ट का बनाने का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, डिजाइन का काम, जो भी उससे रिलेटेड होंगे वो कौन सा संस्था करेगी? एयरपोर्ट। ठीक है, पूरा नाम क्या है? ARP। अगला है ऑफिस ऑफ कमर्शियल स्पेस ट्रांसपोर्टेशन। अब इसमें क्या है? अब इसमें जैसे स्पेस में जाना होता है, सुनना ध्यान से, कमर्शियल प्लेन होते हैं, पैसा कमाना है उससे। ठीक है, तो पैसा कमाने के लिए पैसा से रिलेटेड भी कोई काम संस्था होगी ना, जो उसको कलेक्शन करेगा, देखने का क्या फायदा हो रहा है, घाटा हो रहा है, कितना का संपत्ति है, कितना प्लेन होना चाहिए, ये सबसे रिलेटेड कौन देखेगा? ये वाला देखेगा। और एक लास्ट कौन सा बचा? सिक्योरिटी एंड हजार्डस मटेरियल सेफ्टी एसेट, मतलब चेक करने वाला। समझ रहे हो? आप क्या ले जा रहे हैं, क्या लेकर के जाना अलाउड है, कितना लेकर के जाओगे, कोई आतंकवादी टेररिस्ट नहीं चला जाए साथ, ब्लैकमेल नहीं कर ले। और क्या होता है, जो भी समस्या, उससे बचने के लिए, मतलब सेफ्टी दो तरीके से जरूरी है। सेफ्टी एक तो एक्सीडेंट के केस में बोला जा रहा है, जो इससे पहले वाला देखा, देखो यहां पे एविएशन सेफ्टी। और एक सेफ्टी कहने का मतलब हुआ कि कोई दूसरे व्यक्ति, कोई क्राइम की वजह से लड़ाई नहीं हो, प्लेन हाईजैक नहीं हो, इस प्रकार से रिलेटेड कोई गलत सामान नहीं लेकर के चला जाए, इस प्रकार का सिक्योरिटी और के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो ये संस्था होगी। यानी कहने का बस मतलब इतना है कि हमने ना FAA को कितने भाग में बांटा? 5 भाग में बांटा, ताकि ये आसानी से काम करे। और भी भाग हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट भाग हमने बता दिया। ठीक है, अब ध्यान से जरा सुनना। जैसे ये सारे चीज हमने कहां के लिए पढ़ा? ये सारा चीज हमने कहां के लिए पढ़ा? तो ये हमने पढ़ा कहां के लिए? USA के लिए, जो FAA का नाम सा था। सेम वही काम, सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत में कौन करता है? तो भारत में वही वो संस्था है, उसी के जैसा उस संस्था का नाम है कौन सा? डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन, यानी DGCA के नाम से सुने होंगे। ये क्या है? तो ये भारत की वो संस्था है जो सिविल एविएशन, हवा से रिलेटेड जितने सारे उड़ने वाले प्लेन होते हैं,
जितने भी उड़ने वाली व्हीकल हैं उन सब के लिए रूल रेगुलेशन कौन बनाएगा? तो इंडिया में कौन बनाएगा? डीजीसीए बनाएगा। कौन बनाएगा? डीजीसीए। अब रूल रेगुलेशन क्या है वो तो हम लोग पहले पढ़ेंगे, लेकिन डीजीसीए का काम क्या है? तो जितने सारे काम हमने एफएए के लिए पढ़ा वो सारा काम इंडिया में कौन करेगा? डीजीसीए करेगा, डायरेक्टरेट जनरल सिविल ऑफ सिविल एविएशन। क्लियर हुआ? अब ये ना कौन कौन से नियम बनाते हैं, कितने प्रकार का नियम है, और जो जो टर्म है रिलेटेड वो सारा का सारा टर्म एक एक करके देख लेंगे हम लोग। ठीक है, चलो देखो ये कौन कौन सा काम करता है। हालांकि हमने ना आपको काम के बारे में अभी बताया, हमने आपको काम के बारे में बताया, वो सारा काम कौन करती है? डीजीसीए। सबसे पहला, अगर आप प्लेन है, प्लेन चलाना होता है, प्लेन को उड़ाना होता है, तो सबसे पहले क्या होता है? उसका रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे आप कोई बाइक खरीदते हो तो ऐसा नहीं कि कहीं से भी बाइक उठा करके ले आते हो, हर एक बाइक का एक स्पेसिफिक नंबर होता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, डाटा होता है, सारा का सारा कलेक्शन उस गवर्नमेंट के पास होता है। उसी प्रकार से जब कोई एक एयरक्राफ्ट बनता है या वो उड़ने के लिए तैयार होता है तब उसका रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब सिंपल शब्दों में वही वाला नंबर होता है। ठीक है, आगे उसके पायलट जो होंगे। अगला लाइसेंसिंग ऑफ पायलट, अगला बात बोल रहा है, और भी जो इंपॉर्टेंट नियम है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लाइसेंसिंग ऑफ पायलट, पायलट का लाइसेंस कौन देगा? पायलट का लाइसेंस देना, एयरक्राफ्ट को मेंटेनेंस रखने के लिए प्रेशर देना, फ्लाइट इंजीनियर को व्यवस्था करना, उसको रूल रेगुलेशन, फ्लाइट इंजीनियर के लिए रूल रेगुलेशन, ये सारा का सारा काम कौन करेगा? डीजीसीए के द्वारा ही मैनेज किया जाएगा। लाइसेंस ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, आप लोग ना एक ग्रेजुएशन फिजिक्स ग्रेजुएशन पे या बीटेक वाले के लिए फॉर्म आता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एटीसी का। ठीक है, तो जब आप अगर एटीसी वाला क्वालिफाई करते हो तो वहां से ट्रैफिक कब उतारना है, प्लेन को कब लैंड करना है, कब उसका उड़ाना है, ये सारा बात को कंट्रोलिंग कौन होता है? एटीसी के द्वारा किया जाता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के द्वारा। सिंपल शब्दों में जितना सारा है वो हमने रूल रेगुलेशन लिख दिया है। अब बाकी आगे हम लोग चर्चा करते हैं जो इंपॉर्टेंट बात है। अब दूसरा एक संस्था आया है, एक नाम है, सुनना ध्यान से, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म ये क्या है? तो पहले क्या होता था कि जितने सारे आपको काम करने होते थे, जितने सारे काम करने होते थे उन सब काम को ऑफलाइन मोड में करना होता है। कहने का मतलब कि आप एयरपोर्ट पे जाओ, जो भी काम होते थे, जो भी उससे रिलेटेड काम है, हम ना अभी उड़ने वाले के टर्म में आ रहा, ड्रोन के टर्म में भी आएंगे, थोड़ा वेट करो। ठीक है, तो जितने सारे काम होते थे ऑफलाइन होते थे, कुछ ऑनलाइन होता था, लेकिन एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया जहां पे आप सारा का सारा काम क्या कर सकते हो? ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। पहले सारा काम कैसे होता था? ऑफलाइन। अब उस ऑफलाइन काम को दूर करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया कि जो इससे रिलेटेड टर्म रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन होंगे, जो आपको काम करना है, आपको जैसे जाना है तो जो चीजें बनवाना होता है, वेरीफाई करवाना होता है, वो सारा का सारा काम अब क्या होगा? ऑनलाइन होगा। और कौन से ऐसा प्लेटफॉर्म बना? वो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। क्लियर हुआ? ये सारा काम उससे रिलेटेड क्या करेगी? मैनेजमेंट का काम यही करेगा। ये कब आया? तो ये कब आया? 2018 में बना। ठीक है, आगे अब ड्रोन रेगुलेशन। अब ड्रोन से रिलेटेड कुछ नियम है। ड्रोन से रिलेटेड क्या है? कुछ नियम है। तो नियम बनाए गए, नियम क्या हुआ? बनाया गया। अब इस नियम को एक एक करके हम लोग समझते हैं, हालांकि जो इंपॉर्टेंट नियम होगा उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है? अंडर दिस रेगुलेशन द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म वेन इनेबल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द पायलट, सारा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा पायलट का। उसके बाद डिवाइस का, सर्विस प्रोवाइडर का, NPNT, नो परमिशन नो टेक ऑफ। मतलब समझ रहे हो? मतलब ये है कि इस नियम के अनुसार ही, जैसे हम लोग ना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना सारी बातें लिखा हुआ है, लेकिन कौन बात कहां लिखा हुआ है उसके लिए ना पार्ट में बांटा हुआ है, उसी प्रकार से यहां पे भी है। ठीक है, तो इस ड्रोन रूल के अंतर्गत अगर आप ड्रोन उड़ाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? जो उड़ाने वाला है, अगर आप ड्रोन उड़ाना चाहते हो, इसके भी कुछ टर्म कंडीशन है, थोड़ा हम आगे आएंगे। अगर आप ड्रोन उड़ाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उड़ाने का परमिशन चाहिए होगा, यानी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा कि आप ना ड्रोन उड़ाने वाले हैं या उड़ाना आप जानते हैं।
दूसरा, आपने जो ड्रोन उड़ाना है उस ड्रोन का रजिस्ट्रेशन होगा, ऐसा नहीं कहीं से खरीद के लाओ और उड़ा लोगे। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस के लिए, जैसे अभी ना ड्रोन का यूज किस लिए होता है, ड्रोन का यूज शादी विवाह में कैमरा के लिए होता है, फोटोग्राफी के लिए होता है, और कहीं होम डिलीवरी के लिए भी हाल फिलहाल में आया है। ठीक है, क्लियर हुआ बात? तो इन सब के लिए किस सर्विस के लिए आप कर रहे हो ये भी इंफॉर्मेशन देना होगा। एनपीएनटी मतलब नो परमिशन नो टेक ऑफ, जब तक आपको परमिशन नहीं मिलता है तब तक आप ये नहीं करोगे। क्लियर हुआ बात? अगला अगला क्या बोल रहा है, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म इज ए यूनिक अनमैन्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम विच इज एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ। वो सारा बात वही है कि ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म ही वो संस्था है जो सारा का सारा ऑनलाइन काम प्रोवाइड करेगी आपको, रजिस्ट्रेशन से लेकर के सारा का सारा प्रोवाइड करने तक। अब कुछ और टर्म यहाँ पे है। एयर स्पेस, जब आप ड्रोन उड़ाओगे, क्या उड़ाओगे? ड्रोन। तो ड्रोन उड़ाओगे तो उसके ना कुछ कंडीशन है, आप ना ज्यादा आसमान में नहीं उड़ा सकते हो, किसी के घर में नहीं उड़ा सकते हो। कौन सा जोन है? तो सबका ना जोन बांटा हुआ है, देखो हैज बीन पार्टीशन्ड इनटू रेड जोन। अब ना एयर स्पेस को कई सारे जोन में बांटा हुआ है। रेड जोन मतलब रेड जोन नाम से ही पता चल रहा है इसमें आपको उड़ाना नहीं है, अलॉटेड नहीं हो। रेड जोन में फ्लाइंग नॉट परमिटेड। येलो जोन में क्या है? कंट्रोल्ड एयर स्पेस। येलो जोन में क्या है? एयर स्पेस है, बस उसमें कंट्रोल किया हुआ है, मतलब उसके अनुमति के बाद ही आप क्या कर सकते हो? उड़ा सकते हो। और उसके बाद है ग्रीन जोन। ग्रीन जोन में आप फ्रीली क्या कर सकते हो? आप ड्रोन को उड़ा सकते हो, बशर्ते ड्रोन को उड़ाने के लिए जो टर्म एंड कंडीशन होने चाहिए वो भी क्या हो? फुलफिल हो। ठीक है, आगे। अब ऐसा नहीं है कि रोड जो जोन बांट दिया गया उस जोन में कहीं पे भी जोन लगा करके उड़ा दोगे। जैसे जोन हाइट के अकॉर्डिंग हुआ, मान लिया जाए कि आपको हाइट बोल देना कि 440 फीट, मान लो 400 फीट बोल दिया जाए, तो 400 फीट के ऊपर आपको नहीं उड़ाना है, आपको लिमिटेशन है कि 400 फीट के नीचे ही उड़ाना है। तो 400 फीट के नीचे ही उड़ाना है तो किसी के घर में घुसा दोगे? कहीं किसी के बॉर्डर पार कर दोगे? नहीं ना। यही चीजें बताया गया है इसमें कि हर एक लोकेशन भी रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसा नहीं कहीं एयरपोर्ट पे लेके चले जाओगे, किसी के घर में लेके चले जाओगे, किसी के बिल्डिंग में लेके चले जाओगे। और क्या क्या है, यही बता रहा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पास आपको नहीं उड़ाना है, और कहां? नियर कोस्ट लाइन के पास नहीं उड़ाना है, स्टेट सेक्रेटरिएट के पास नहीं उड़ाना है, मतलब जहां ना सरकार की, गवर्नमेंट की संस्था होती है वहां पे नहीं उड़ाना है। ठीक है, उस प्रकार से स्ट्रेटेजिक लोकेशन और क्या है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, ये सब ना ध्यान में रखना होता है। हाइट के अकॉर्डिंग आपको लिमिट कर दिया गया है। तो आप तो बोलोगे कि 400 फीट के नीचे ही है तो हम कहीं भी उड़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके लिए भी कुछ रूल और रेगुलेशन है जो कि ये हमने बताया। अब आगे हमने ना आपको क्लासिफिकेशन में ड्रोन का क्लासिफिकेशन हमने आपको करके बताया था, वो जनरल क्लासिफिकेशन था। सरकार के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा क्लासिफिकेशन है वो ये बांटा हुआ है। कौन कौन सा है? तो नैनो, वेट के अकॉर्डिंग बांटा हुआ है। किसको बोलेंगे नैनो कैटेगरी में? तो जब उसका वेट कितना होगा? 250 ग्राम से कम। आप साइज देख लो, नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। क्लियर हुआ? आगे अब और कुछ रूल्स और रेगुलेशन देखना जरा। हमने अभी भी बताया कि 400 फीट के नीचे देखो क्या रूल और रेगुलेशन है। पहला है, ऑल सिविल ड्रोन ऑपरेशंस विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली ड्यूरिंग डे। आप ना सिर्फ और सिर्फ ड्रोन कब उड़ा सकते हो? दिन के दिन उड़ा सकते हो। और क्या उड़ा सकते हो? मैक्सिमम हाइट तक आप कहां है? आप 400 फीट तक क्या कर सकते हो? उड़ा सकते हो। हमने ये बात अभी बताया आपको। अगला है, देयर कांट बी एनी ह्यूमन और एनिमल पेलोड और एनीथिंग हैजार्डस। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी ह्यूमन और एनिमल हजार्डस नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब किसी को क्षति नहीं पहुंचे। ऐसा नहीं है कि आप उड़ा रहे हो कुछ भी कर दोगे। अगला है, इट कैन नॉट इन एनी मैनर कॉज डेंजर टू पीपल। ध्यान से सुनना, डेंजर टू पीपल, टू प्रॉपर्टी एंड इंश्योरेंस विल बी मैंडेटरी टू कवर थर्ड पार्टी डैमेज। कहने का मतलब हुआ कि आप उड़ा रहे हो अपने फायदे के लिए तो किसी को हानि नहीं ना कर दोगे। ये सब सारी बात को क्या करना होगा? ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलो आगे। और भी है आगे, ड्रोन रेगुलेशन 2, कुछ और भी नियम है। Meanwhile, the government of already working on drone regulation 2.0 focusing on the threshold। अब ना कुछ ये कुछ लिमिट है, कुछ नियम है, किस किस पर्पस के लिए कहां कहां पे आप यूज कर सकते हो, ये चीजें बताया हुआ है। BVLOS, बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट। कहने का मतलब हुआ कि आप ना जहां तक ड्रोन को देख सकते हो वहीं तक उड़ाना है, उसके आगे नहीं उड़ाना है। डिलीवरी ऑफ पेलोड
ऑटोमेटिक द एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड एक्सटेंड पॉसिबल। ठीक है, बाकी आगे हम लोग देखते हैं, सारा रूल और रेगुलेशन लिखा हुआ है। चलो, अब एक और टर्म है रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, आरपीटीओ। ये क्या होता है? तो अभी अभी हमने बताया कि जैसे पायलट बनते हैं तो पायलट बनने के लिए ये गवर्नमेंट तय करेगी कि आप पायलट हो कि नहीं। उसी प्रकार से आप ड्रोन तो खुद से उड़ाने के लिए सीख जाओगे। आप ना बाइक चलाना जानते हो, लेकिन क्या बाइक का लाइसेंस मिल जाता है? बाइक को लाइसेंस बनाने के लिए आपको ना दिखाना होता है कि हम बाइक चलाना जानते हैं। उसी प्रकार से आपने ड्रोन खरीद लिया, आपको पता है ड्रोन उड़ाना, लेकिन आपको ड्रोन उड़ाने के लिए जो मान्यता मिलेगा वो कौन देगा? सरकार। अब ड्रोन उड़ाने के लिए बताएगा कौन? तो यही वो संस्था है रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये वैसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बताएगा आप ड्रोन किस प्रकार से उड़ाना है। यानी ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए जो संस्था है उस संस्था का नाम क्या होता है? रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे ऐसा रजिस्टर्ड संस्था, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल क्या जरूरी है कि वो सरकारी ही हो? रजिस्टर्ड स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल भी होते हैं, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल मान्यता प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार से ये भी एक संस्था है, लेकिन ये पढ़ने वाला नहीं, बल्कि किस प्रकार का संस्था? तो ड्रोन को उड़ाने के लिए सिखाने वाला संस्था। ठीक है, आगे आगे है एप्लीकेशन। हालांकि एप्लीकेशन के बारे में ऑलरेडी हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लो। एग्रीकल्चर में करते हैं, हेल्थ केयर में करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में करते हैं, अर्बन प्लानिंग में करते हैं, और क्या क्या है सारा डिटेल में आप एक बार देख लेना। कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज। स्पेसीज कहने का मतलब होता है जीव को बचाने के लिए। अब किस प्रकार का? जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि चीता का संख्या नहीं है। अब चीता पता कैसे चला आपको कि चीता का संख्या खत्म हो गया, विलुप्त हो गया है? पता करने के लिए, यानी कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी वो जीव जो जिसका संख्या ना खत्म होने वाला है, विलुप्त होने वाला है, उसको पता करने के लिए, उसको बचाने के लिए हम लोग ड्रोन का यूज करते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, माइनिंग, ये सारा ऑलरेडी हमने पहले ही बता दिया है। और ये हो गया आपका खत्म। इस लेक्चर में हमने कुछ रूल्स और रेगुलेशन था वो हमने आपको क्लियर किया। ठीक है, अब इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाएं और इस वीडियो को पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और इसका नोट्स आप कंप्लीट कीजिए। दूसरा बात, आप ना वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपसे ना हम ना ऐसे ही बना रहे हैं, जैसे आप शेयर करोगे लोग इसको देखेंगे तो और थोड़ा सा एनर्जी के साथ हम इसमें एफर्ट करेंगे और बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, टाइम से बनाते रहेंगे। ठीक है, बाकी आपको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वो तो आपको पता ही होगा। देखते रहिए, धन्यवाद।